बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें बेसिकली चूँकि ये कई ममालिक में ट्रेड हो सकती है, मोर देन 2 कंट्रीज़ हो सकती है, 2 या मोर देन 2 कंट्रीज़ जो ट्रेड है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो ये ट्रेड जो है वो फॉरेन करेंसीज़ में की जाती है, यानी अगर विद इन पाकिस्तान हम ट्रेड करें तो इजी है क्योंकि हम रुपीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। यानी पेशावर से कराची माल जाए या कराची से पेशावर माल मंगवाएं तो वो रुपीज़ में पेमेंट होती है, जो डोमेस्टिक ट्रेड है या इंटरनल ट्रेड है। लेकिन जो एक्सटर्नल ट्रेड है या फॉरेन ट्रेड है या इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अंदर हमने करेंसीज़ को देखना होता है और करेंसी का जो उतार चढ़ाव होता है उसकी वैल्यू में, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक्सपोर्टर की अर्निंग पे और इम्पोर्टर्स की अर्निंग पे। मैं एक एग्जांपल में आपको बताना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करते हैं कि अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर अगर कुछ माल बाहर एक्सपोर्ट करता है तो उससे क्या सूरत हाल हो सकती है एक्सचेंज रेट की कमज़ोरी की वजह से। तो इसमें चंद चीज़ें, या एक्सचेंज रेट अगर मजबूत हो जाए तो क्या सूरत हाल हो सकती है। यहाँ ये बात ज़हन में रखें कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको इसमें बताया था कि हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के बारे में बात करेंगे। और तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बेसिकली ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है, इसकी पूरी लॉजिक को समझे ज़रा। जब भी एक एग्जांपल से हम बता सकते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर इसका नाम है मिस्टर पाक। फ़र्ज़ करते हैं कि $1 लाख का सामान ये पाकिस्तान में है, यूएसए को भिजवाता है। वहाँ पर कौन है इंपोर्टर, कौन है मिस्टर यूएस। ये कौन है, ये इंपोर्टर है। इसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्टर। अब जो ट्रांजैक्शन है वो यूँ है कि फ़र्ज़ करें जो करंट रेट चल रहा है, फ़र्ज़ करते हैं, अगरचे ऐसा नहीं है लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि $1 इज़ इक्वल टू 60 रुपीज़ है करंट एक्सचेंज रेट, इसको कहेंगे करंट एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज प्राइस भी कहेंगे। अगर ये ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन हो, इसको स्पॉट रेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्पॉट रेट। अगर ये स्पॉट ट्रांजैक्शन है, मतलब है इधर से पाकिस्तानी एक्सपोर्टर ने माल भिजवाया है और वहाँ से पेमेंट कर दी जाए, यानी बाहर का इंपोर्टर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को डॉलर में पेमेंट कर देता है और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर अपनी फॉरेन करेंसी मार्केट में जाता है या स्टेट बैंक के किसी भी मतलब है अथोराइज जो डीलर्स हैं उनके पास जाता है, या इंटर बैंक रेट पे मिसाल के तौर पर करेंसी की कन्वर्जन कराता है। तो फ़र्ज़ करें $1 इज़ इक्वल टू 60 रुपीज़ है, तो $1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 60 रुपीज़, तो पाकिस्तानी को मिलेंगे कितने, 60 लाख रुपीज़। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को कितने मिलेंगे, 60 लाख रुपीज़। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर $1 लाख का सामान अमेरिका एक्सपोर्ट करता है और अमेरिकन जो इंपोर्टर है वो $1 लाख का सामान वसूल करता है और उसके बदले में पेमेंट करता है। वो $1 लाख देता है, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को देता है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को $1 लाख भिजवाता है
और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर पाकिस्तान में क्या करता है कि $1,00,000 अपने पाकिस्तान में किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जाता है, या मिसाल के तौर पर किसी भी अथोराइज डीलर के पास जाता है जो फॉरेन एक्सचेंज का कारोबार करता है, जिसने स्टेट बैंक से बाकायदा अप्रूवल ली हुई है, जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है। तो वहाँ पे फ़र्ज़ करें ये रेट चल रहा है कि $1 जो है 60 रुपए का है, तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर क्या करेगा, $1,00,000 कमर्शियल बैंक को दे देगा या उस फॉरेन एक्सचेंज कंपनी को दे देगा, जिस तरह वेस्टर्न यूनियन है, मलिक एक्सचेंज वाले हैं, पहले कनानी एंड कालिया वाले थे। तो $1,00,000 जो है वो इनको दे देगा एक्सपोर्टर मिस्टर पाक जो है, और वो 60 रुपीज़ $1 पे देगा तो लेगा तो कितने मिलेंगे बैंक से, या पाकिस्तानी एक्सपोर्टर कितने ले लेगा, $1,00,000 पे 60 लाख रुपीज़ ले लेगा। बड़ी आसान सी बात है। लेकिन मसला इसमें क्या पेश आता है, मसला इसमें यह पेश आता है कि ये तो स्पॉट ट्रांजैक्शन है, ये तो इमीडिएट पेमेंट हो गई है। इमीडिएट का मतलब है कि जैसे ही माल गया वैसे ही पेमेंट ही कर दी साथ ही, ये तो इमीडिएट पेमेंट हो गई। लेकिन नॉर्मली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब इधर ये है कि माल तो दे दिया लेकिन पेमेंट बाद में ले लेंगे। तो नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन है वो 1 मंथ के टाइम पे हो सकती है, पेमेंट 1 मंथ के बाद हो सकती है, 3 महीने बाद हो सकती है, 6 महीने बाद हो सकती है, लेकिन लेस देन 1 ईयर होती है, 1 साल से कम अरसे में। ज़ाहिर बात है इतना टाइम तो एक्सपोर्टर इंतज़ार ही नहीं कर सकता कि सालों बैठा रहे। तो अब क्या सूरत हाल है, यहाँ तक तो समझ आ गई कि 60 लाख रुपीज़। लेकिन होता क्या है कि चले हम यूँ फ़र्ज़ करते हैं, अब यहाँ पर हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि इनके दरमियान जो मुआहदा हुआ है, इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसके दरमियान, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। एक्सपोर्टर कौन है, पाकिस्तान में, इंपोर्टर किधर है, यूएस में। माल कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, $1,00,000 का, कि सामान जो है यानी जो माल भिजवाया है $1,00,000, इसकी पेमेंट फ़र्ज़ करें 1 महीने बाद की जाएगी, या 1 महीने यानी मुआहदा ये हुआ है कि 1 महीने के बाद इसकी पेमेंट इंपोर्टर कर देगा, एक्सपोर्टर को करेगा। कितनी करेगा, वही $1,00,000 की पेमेंट कर देगा। अब 1 महीने के बाद यानी 1 महीने का जो टाइम पीरियड है 1 मंथ है, 1 मंथ टाइम पीरियड है। 1 महीने बाद इंपोर्टर डॉलर देगा एक्सपोर्टर को, और वो डॉलर पाकिस्तान आएंगे, एक्सपोर्टर के पास $1,00,000 आएंगे। फ़र्ज़ करें कि उस वक़्त जो 1 महीने के बाद रेट है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 58 रुपीज़। अभी क्या रेट है, करंट क्या है, फ़र्ज़ करें करंट रेट जो है, करंट $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। यानी इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ, साफ साफ ज़रा आ जाएगा कि अभी का जो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कितना है, करंट एक्सचेंज रेट कितना है, $1 कितने का है, 60 रुपीज़ का है। और 1 महीने के बाद क्या रेट है, फ़र्ज़ करते हैं 1 मंथ लेटर, 1 महीने बाद जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 58 रुपीज़। तो अब क्या होगा कि 1 महीने बाद जो $1,00,000 मिलेंगे सामान के, कौन देगा, इंपोर्टर देगा, किसको, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को। तो वो $1,00,000 पाकिस्तानी एक्सपोर्टर बैंक ले जाएगा या किसी अथोराइज डीलर के पास ले जाएगा। तो 1 महीने के बाद जो रेट है वो $1.58 का है। तो $1,00,000 कितने के हो गए,
5,80,000 रुपए के हो गए, 5,80,000 रुपए के हो गए। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर कर ले कि अगर उसी वक्त जब माल बेचा है, माल भिजवाया और पेमेंट इंपोर्टर कर देता, तो हम फर्ज करते हैं उस वक्त एक्सचेंज रेट $1 यानी 1 महीना पहले का, यानी करंट जो रेट है $1 = 60 रुपीज़, तो इसको कितना फ़ायदा हो सकता था? यानी उस वक्त कितने का था? 1 लाख, जैसे पहले कैलकुलेशन की थी, $1 लाख दरबे 60 रुपीज़, तो कितने हो गए? 60 लाख रुपीज़ हो गए। लेकिन अब 1 महीने बाद वो $1 लाख भिजवा रहा है और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर उसको कैश में कन्वर्ट करा रहा है, यानी पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करा रहा है। $1 लाख दरब 58 करे 58, तो 5,80,000 रुपये बनते हैं। तो कितना नुकसान हो गया? तो आप आसानी से आइडिया ले सकते हैं, 60 लाख माइनस 5,80,000, सॉरी ये कितना हो गया? 58 लाख। ये 1 लाख ज़रब 58 = 58 = 58 लाख, सॉरी ये कितने हो गए? 58 लाख। अब ये इधर कितने हैं? 60 लाख। ये कितने हैं? 58 लाख, 58 लाख। इसको कितना लिखेंगे? 58 लाख। तो नुकसान कितना हो गया? 2 लाख। किसको हो गया? एक्सपोर्टर को हो गया। क्यों? फिर सुन लें, करंट अगर इमीडिएट पेमेंट होती तो 60 लाख मिलते। $1 लाख अमेरिका से वसूल हुए हैं इंपोर्टर से, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को मिस्टर US से वसूल हुए हैं। उसको अगर उसी वक्त बैंक ले जाते तो $1 लाख दरब 60 रुपये = 60 लाख रुपए मिल जाते। लेकिन 1 महीने बाद इंपोर्टर पेमेंट कर रहा है कितने की? $1 लाख की। तो $1 लाख 1 महीने बाद एक्सपोर्टर पाकिस्तानी को मिलेंगे तो वो अपने बैंक जाएगा, बैंक से कैश में कन्वर्ट, रुपए में कन्वर्ट कराएगा। तो $1 लाख दरब 58 = 58 लाख रुपए हो गए। यानी कितने हो गए? 58 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अब जो 58 लाख रुपीज़ मिलेंगे, 58 लाख रुपीज़ मिलेंगे तो कितना फ़र्क हो गया? यानी उस वक्त 60 लाख मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 58 लाख रुपीज़। तो फ़र्क कितना हो गया है? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस किसको हो गया? लॉस टू पाकिस्तानी एक्सपोर्टर। लॉस टू पाकिस्तानी एक्सपोर्टर। किस वजह से हुआ है? थोड़ा गौर करें ना, लॉस किस वजह से हुआ है? लॉस किस वजह से हुआ है? लॉस जो है पाकिस्तानी करेंसी जो है उसकी एप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। लॉस किसकी वजह से हुआ है? पाकिस्तानी करेंसी की एप्रिसिएशन हुई है। पाकिस्तानी करेंसी जो है स्ट्रांग हो गई है, मजबूत हो गई है। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज डॉलर, पाकिस्तानी करेंसी हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर देन द डॉलर एज कंपेयर्ड टू अर्लियर पोजीशन। दैट इज $1 जो था 1 महीने पहले 60 रुपए का था, लेकिन 1 महीने के बाद $1 कितने का हो गया? 58 रुपए का। यानी 1 महीना पहले हम 60 रुपए दे के $1 लेते थे, अब हम 1 महीने के बाद 58 रुपए दे के $1 लेते हैं। इसका मतलब है कि डॉलर की वैल्यू कम हो गई है और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानी रुपए एप्रिशिएट कर गया है, बढ़ गया है, स्ट्रांग हो गया है, जबकि डॉलर डेप्रिशिएट कर गया है, वीक हो गया है। ये बात ध्यान में रखें। तो यहाँ पर अगर आप इस रेट को देखें तो यहाँ पर जो है रुपए कमज़ोर है, डॉलर मजबूत है। यानी $1 बराबर है 60 रुपीज़, यहाँ पर $1 बराबर है 58 रुपीज़ है। यहाँ पर रुपए मजबूत हो गया है और डॉलर वीक हो गया है। तो यहाँ पर यह बात याद रखें कि जब हमारी पाकिस्तानी करेंसी, होम करेंसी में जब रुपए कमज़ोर होता है, रुपए स्ट्रांग होता है, सॉरी, जब रुपए स्ट्रांग होता है तो वो अप्रिशिएट कर जाता है, तो एक्सपोर्टर को लॉस होता है। यानी ये बात ध्यान में रखें कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो होगी वो एक्सपोर्टर को फ़ायदा देगी, लेकिन इंपोर्टर को लॉस देगी अगर पाकिस्तानी है तो। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रुपए जो है पाकिस्तानी रुपए वीक हो जाता है, यानी वीक का मतलब क्या है? डेप्रिशिएट कर जाता है, तो वो एक्सपोर्टर को फ़ायदा देगा। लेकिन पाकिस्तानी इंपोर्टर को उसका क्या होगा? वो उसका ज़ाहिर बात है नुकसान होगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं, दोबारा इसको सुन लें, कि अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो है, अगर पाकिस्तानी रुपए वीक हो जाएगा तो एक्सपोर्टर को लॉस होगा। एक्सपोर्टर को क्या होगा? लॉस होगा। अगर पाकिस्तानी रुपए स्ट्रांग हो जाता है,
या अप्रिशिएट कर जाता है, जिस तरह इधर किया, तो एक्सपोर्टर को लॉस होगा, लेकिन इंपोर्टर को क्या होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि इंपोर्टर को कम पाकिस्तानी रुपए दे के डॉलर लेने पड़ेंगे। अब दोबारा इस पॉइंट को सुनने, इसको हम इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अगर यही $1 लाख पाकिस्तान का इंपोर्टर इधर पाकिस्तानी इंपोर्टर होता, हम एक सेकंड एग्जांपल में इसको दोबारा देख लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि 60 लाख रुपए पाकिस्तानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर को मिल गए हैं उसी वक़्त, तो कुछ मसला नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन जो है वो $1 लाख की है और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर चाहता है कि 60 लाख रुपए हों, मुझे ज़रूर मिले 60 लाख रुपए, लेकिन एक महीने बाद डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है और एक महीने के बाद डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है और पाकिस्तानी रुपीज़ स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर उस सूरत में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पर जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है, इसमें $2 लाख रुपए का लॉस हुआ है। किसको हुआ है? पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को हुआ है। तो अब क्या इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल ये हो सकता है, जो इसका सलूशन है वो ये हो सकता है कि अभी इनवाइसिंग जो है एक्सपोर्टर ने डॉलर में की हुई है, यानी जो रसीद काटी हुई है वो किस में काटी हुई है कि भाई डॉलर में पेमेंट करो। अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर यूएस के इंपोर्टर को कहता है कि तुम क्या करो कि मैं इनवाइसिंग रुपीज़ में कर रहा हूँ, कि तुम ऐसा करो कि मुझे 1 महीने के बाद 60 लाख रुपए दे दो, यानी रुपीज़ में पेमेंट कर दो, तो फिर तो ये रिस्क ख़त्म हो जाएगा। इस रिस्क को क्या कहते हैं, ये ज़रा सुन लें कि ये $2 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है कि 60 रुपए का डॉलर था, अब 58 रुपए का हो गया है, तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को $2 लाख रुपए का जो लॉस हो रहा है, इसे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब है कि जो डॉलर के रेट में कमी या बेशी आती है, कमी आती है या ज़्यादती आती है, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको एक्सपोजर कहते हैं। एक्सपोजर का मतलब है रिस्क है, रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी है। अब इस पॉइंट को जो मैंने एक्सप्लेन किया है दोबारा सुन लें, इसके दोबारा पॉइंट सुन लें कि एक्सपोर्टर ने $1 लाख का सामान यूएस को एक्सपोर्ट किया, उसे कहा कि 1 महीने बाद पेमेंट करो। अगर 1 महीने से पहले बाद पेमेंट करता है तो रेट क्या है, फ़र्ज़ करते हैं कि 58 रुपीज़ है, लेकिन अगर 1 महीना मतलब करंट रेट है उसी वक्त पेमेंट करता है तो 60 रुपये है। तो मिसाल के तौर पे अगर आज ही बेचा है और आज ही पेमेंट हो जाती है तो रेट क्या है आज का, फ़र्ज़ करते हैं एक डॉलर 60 रुपए का है, तो $1 लाख कितने के हो गए, 60 लाख रुपए के। तो 60 लाख रुपए मतलब है हम $1 लाख यूएसए के इंपोर्टर से लेके पाकिस्तानी एक्सपोर्टर बैंक से कैश करवा लेगा, और $1 60 का है तो $1 लाख 60 लाख रुपए ले लेगा। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट किया कि भाई चलो अभी माल ले लो और पेमेंट 1 महीने बाद कर दो। तो अगर 1 महीने के बाद पेमेंट करेगा तो ये यूएसए का जो इंपोर्टर है वो डॉलर में पेमेंट करता है, तो $1 लाख पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को मिलता है, वो अपने बैंक जाता है और $1 लाख के रुपए के उसके बदले में रुपीज़ लेता है। तो रेट फ़र्ज़ करें $1 58 रुपए का है, तो $1 लाख ज़रब 58 तो 58 लाख रुपए है। तो इसका मतलब है कि नुकसान कितना हो गया है, 60 लाख पहले होता अब 58 हो रहा है, तो 2 लाख का नुकसान है। तो जो $2 लाख रुपए का नुकसान है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। इसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो डॉलर की, जो पाकिस्तान के रुपये के लिहाज से जो डॉलर की वैल्यू में मतलब है कमी बेशी आ रही है, या यूँ कह लें कि पाकिस्तानी रुपीज़ जो है डॉलर के मुकाबले में एक वीक या स्ट्रांग हो रहा है, तो उसकी वजह से जो एक्सपोजर या रिस्क होता है उसे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं। अब यहाँ पर ये बात ज़हन में, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि बेहतर ये है कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर किस तरह ख़त्म कर सकता है, कि अभी तो उसको $1 लाख का कहा है कि $1 लाख 1 महीने के बाद पेमेंट कर दो, इंपोर्टर को कहा है। लेकिन अगर इंपोर्टर को इनवाइसिंग करे या बिल तैयार करे और उस बिल में कहे कि नहीं मुझे 1 महीने के बाद तुम $1 लाख नहीं दोगे बल्कि 60 लाख रुपए दोगे, कितने दोगे, ₹60 लाख, वो तुमने देने हैं, इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो इंपोर्टर जो 60 लाख रुपए एक्सपोर्टर को 1 महीने के बाद देगा, ऑटोमेटिकली ये ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख का नुकसान फिर नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि ये जो
ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है, ये ड्यू टू एक्सचेंज रेट की जो फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से ये इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत कॉमन है और इसके अंदर हैजिंग भी की जाती है, जिसका मैं बाद में आपको लेक्चर दूंगा कि हैजिंग इसमें किस तरह करते हैं, किस तरह इससे बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चंद चीज़ें हैं, फिर इसी की मुनासिबत से हम आगे इसको देखते हैं ताकि ये पॉइंट ज़रा प्रॉपरली क्लियर हो सके जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ज़रा यूँ भी हो सकता है कि मैंने इधर आपसे जो बात की है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं इसी चीज़ को आगे लेकर जाते हैं कि डिसाइड क्या हुआ है, डिसाइड ये हुआ है कि $1,00,000 की बजाय 60 लाख रुपए यूएस का जो इम्पोर्टर है वो 60 लाख रुपए एक महीने के बाद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को दे देगा। तो इसका तो ट्रांजैक्शन लॉस ख़त्म हो गया, एक्सपोर्टर का तो मसला ही ख़त्म हो गया, क्योंकि एक्सचेंज रेट अगर आगे भी जाता है या पीछे तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे तो 60 लाख रुपए मिल जाएंगे एट दैट्स ऑल। ये जो मिस्टर पाक जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर है वो तो बस खुश है कि बस मुझे तो 60 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन जो यूएस का इम्पोर्टर है उस पर क्या गुजरेगी, उसके लिए क्या मसला पेश आ सकता है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है। मिसाल के तौर पे हम इधर यूँ पॉइंट ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि यूएस का जो इम्पोर्टर है अब उसने एक महीने के बाद, फ़र्ज़ करते हैं उसने एक महीने के बाद डॉलर के बदले में रुपए लेने और वो रुपए जो हैं वो एक्सपोर्टर को भिजवाने हैं, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को देने हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं कि अभी जो करंट रेट चल रहा है, फ़र्ज़ करें वो था 60 रुपीज़, $1 इज़ इक्वल टू 60 रुपीज़। लेकिन एक महीने के बाद $1 इज़ इक्वल टू फ़र्ज़ करें 50 रुपीज़ है। कितने का है? 50 रुपीज़। ये करंट स्पॉट रेट, इसे स्पॉट रेट कहते हैं, SR स्पॉट रेट। और ये जो है फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड रेट कह लें या इसको फ्यूचर रेट कह लें, ठीक है। यानी जो फ्यूचर का जो रेट है या रेट आफ्टर 1 मंथ है या एक्सचेंज रेट, पूरा लिख दें, पूरा इधर लिख दें, इसे पूरा लिख दें, एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 मंथ है, वो कितना है? $1 बराबर है 50 रुपीज़। और एक महीना पहले या मिसाल के तौर पर स्पॉट रेट, करंट रेट जब ट्रांजैक्शन हो रही है उस वक़्त का रेट $1 बराबर है 60 रुपीज़। अब जब महीना गुजरा है तो यूएसए के जो इम्पोर्टर है मिस्टर यूएस, उसने $1,00,000 को रुपीज़ में कन्वर्ट कराना है और $1,00,000 को रुपीज़ में कन्वर्ट करवा के वो क्या करेगा, वो पैसे जो है पाकिस्तान भिजवाएगा, 60 लाख रुपए पूरे करेगा, उसको भिजवाएगा। तो अब सूरत हाल क्या बनती है, किस तरीके से भिजवाएगा, क्या हो सकता है? यानी ज़रा गौर करें, यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो ये है कि $1,00,000 इसने भिजवाने हैं। अब $1,00,000 भिजवाने हैं और $1 कितने का है? 50 रुपीज़ का है। यानी $1, एक मिनट, इसने एक्चुअली 60 लाख रुपए भिजवाने हैं। कितने भिजवाने हैं? 60 लाख रुपए। अब 60 लाख रुपए भिजवाने हैं, अगर अभी भिजवाता तो $1,00,000 ज़रब 60 करें तो कितने में बनते थे? $1,00,000 ज़रब 60 करें तो 60 लाख रुपए बनता था। $1,00,000 ज़रब 60 रुपए, $1 पे 60 रुपए, तो $1,00,000 पे 60 लाख रुपए बनते थे। लेकिन वो तो करंट रेट था, एक्सचेंज रेट, कि वो $1 देता और 60 रुपए ले लेता जिस वक्त परचेज़ कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है उसी टाइम। लेकिन ये तो एक महीने बाद पेमेंट करेगा, तो एक महीने बाद रेट कितना चल रहा है? $1 कितने का है? 50 रुपीज़ का है। ये एक महीने बाद का रेट है।
एक महीने बाद का रेट कितना है, 50 रुपीज़ है। ये 60 लाख रुपीज़ है। ये क्या है, ये रुपीज़ हैं जो उसने इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर को भिजवाने हैं, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को। तो ये कितना बनता है, 60 लाख तकसीम 50, तो ये बनता है $1,20,000। अब थोड़ा गौर कर लें आप, अब थोड़ा गौर करें, सामान कितने का है, $1,00,000 का है। $1,00,000 इसने पेमेंट करनी थी, किसने, यूएस इम्पोर्टर ने। तो वो उस वक़्त स्पॉट रेट था वो कितना था, 60 रुपीज़ का था। तो $1,00,000 दरबे 60 रुपीज़, 60 लाख रुपीज़ ये उसी वक़्त दे सकता था, लेकिन एक महीने बाद देगा। तो $1,00,000 जो है अब उसे नहीं देने हैं, उसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि 60 लाख रुपए उसने देने हैं, रुपीज़ में पेमेंट करनी है। अभी किसने, यूएस इम्पोर्टर ने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को रुपीज़ में पेमेंट करनी है 60 लाख रुपए, क्योंकि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर बिल या इनवाइस जो है वो रुपीज़ में कर चुका है, 60 लाख रुपए पे करो मुझे। तो अब ज़ाहिरी बात है कि ये जो 60 लाख डिवाइडेड बाय 50 रुपीज़ करें तो इससे कितना आता है, $1,20,000 आता है। इसका मतलब है कि वो जो इम्पोर्ट प्राइस होगी गुड्स की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी $1,20,000 अब यूएस इम्पोर्टर को पे करना पड़ेंगे। किसको पे करना पड़ेंगे, किसको पे करना पड़ेंगे, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को देना पड़ेंगे। लेकिन वो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को $1,20,000 नहीं देगा, बल्कि $1,20,000 अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहाँ से रुपीज़ में कन्वर्ट कराएगा और उसके बदले में 60 लाख रुपए लेके पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को भिजवा देगा। तो मतलब मेरे कहने का इधर ये हुआ कि अब उसका जो लॉस आ रहा है वो कितना हो रहा है, उसे तकरीबन हो रहा है $20,000 ज़्यादा देना पड़ रहे हैं। $20,000 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। $20,000 का मतलब ये कि प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड आइटम हैज़ बीन इंक्रीज, यानी जो प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड आइटम अगरचे एक्सपोर्टर ने ज़्यादा नहीं किए थे, लेकिन एक्सचेंज रेट चूँकि यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तानी रुपया बेहतर हो गया है। पहले 60 रुपए दे के $1 लेना पड़ते थे, अब 50 रुपए दे के $1 लेना पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो गया है और डॉलर जो है वो वीक हो गया है, लिहाजा अब ज़्यादा डॉलर चाहिए रुपया लेने के लिए। तो अब क्या हुआ है कि $1,20,000 जो हैं वो चाहिए 60 लाख रुपए लेने के लिए। 1,20,000 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो वही आता है तकरीबन, हमारे पास जो आता है वो ऑलमोस्ट 60 लाख तक। यानी कहने का मतलब इधर ये हुआ कि 1,20,000 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 60 लाख आता है। चूँकि अब 1 लाख नहीं रहा बल्कि $1,20,000 चाहिए हमें। अगर एक्सचेंज रेट $1.50 हो तो $1,20,000 चाहिए 60 लाख रुपए लेने के लिए। तो यहाँ पर $20,000 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो प्राइस बढ़ चुकी है, यानी इम्पोर्ट कास्ट बढ़ गई है। ये क्या हो गया है, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट हैज़ बीन इंक्रीज, बढ़ चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। तो जब प्राइस बढ़ जाएगी इम्पोर्टर के लिए तो क्या नुकसान होगा, नुकसान क्या है, नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इम्पोर्टर ये पैसे किस से निकालेगा, इम्पोर्टर ये पैसे ज़ाहिर बात है अल्टीमेट कस्टमर से, कंज्यूमर से निकालेगा। तो इम्पोर्टर क्या करेगा कि प्राइस ऑफ द गुड्स चूँकि ज़्यादा हो गई है तो वो मतलब है प्राइस अपने फाइनल गुड्स की बढ़ा देगा। यानी जो गुड्स फर्ज करें पाकिस्तान से इंपोर्ट किए हैं उनकी कीमत वो बढ़ा देगा। वो आप जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहती है कि जब किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, या जब किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस बढ़ गई है, किसके लिए, इम्पोर्टर के लिए, $20,000। तो अगर फ़र्ज़ करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 है तो 1.5 $20,000 जो कि प्राइस बढ़ी है, इसका 1.5 कितना बनता है, ये तकरीबन बनता है इज़ इक्वल टू 30,000। यानी ये 30,000, इसका मतलब है कि अगर प्राइस जो है वो $20,000 बढ़ेगी तो डिमांड 30,000 से कम हो जाएगी। यानी इनके दरमियान, प्राइस और डिमांड के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो क्या है, इन्वर्स है, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब इधर ये है कि अगर अशिया की कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी।
तो आसान सी बात है कि $20,000 इंपोर्टर को ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। चूँकि $20,000 जो है इंपोर्टर को ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इस वजह से उधर प्राइस भी ज़्यादा कर देगा इंपोर्टर। जब प्राइस बढ़ाएगा तो जो आगे कस्टमर हैं या कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज होंगे कि यार इसकी कीमत तो बहुत बढ़ गई है, तो वो डिमांड को कम कर देंगे। जब डिमांड कम हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है कि प्राइस की वजह से डिमांड पे नेगेटिव असर पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज़ की वजह से। तो प्राइस क्या हुई है, प्राइस अप हो गई है, तो डिमांड क्या हो गई है, डिमांड जो है वो डाउन हो गई है। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो ताल्लुक है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो $20,000 से डिमांड $20,000 से प्राइस बढ़ेगी तो 1.5 अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो इसका मतलब है कि डिमांड जो है वो 30,000 से कम हो जाएगी। 20,000 से बढ़ेगी तो प्राइस, तो 30,000 से डिमांड कम हो जाएगी। यानी डिमांड अगर प्राइस अगर 1 बढ़ती है तो डिमांड उसके मुकाबले में कितनी कम होती है, 1.5 कम होती है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि हमारी जो इम्पोर्टर है वो इकोनॉमिक रिस्क को वो करेगा, किसको फील करेगा, इकोनॉमिक रिस्क, या इन अदर वर्ड्स हम उसको क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक एक्सपोजर कहते हैं, या उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपोजर कहते हैं। यानी उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपोजर कहते हैं। यानी यहाँ तक जो मैंने पहले आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बताया था कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एक्सपोर्टर तो ख़त्म कर चुका है इम्पोर्टर को कह के कि भाई मुझे 1 महीने बाद 60 लाख रुपए दे दो। लेकिन इम्पोर्टर का क्या बनेगा, इम्पोर्टर ने जब देखा 1 महीने बाद रेट $1 = 50 है, 50 रुपीज़ है, तो इधर से इम्पोर्टर की इम्पोर्ट प्राइस बढ़ गई है। पहले $1,00,000 थी, अब $1,20,000 हो गई है। अब जब $1,20,000 हो गई है तो $20,000 इजाफी इम्पोर्टर को देने पड़ रहे हैं। लिहाजा ये नुकसान हो गया है कि इम्पोर्टर जब ये $20,000 की जो ज़्यादा कीमत की प्रोडक्ट लाएगा अपने मुल्क के अंदर यानी यूएस में बेचेगा तो उसकी प्राइस बढ़ाएगा अल्टीमेट गुड्स की। जब वो अशिया की कीमतें बढ़ाएगा तो डिमांड पे बुरा असर पड़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कितनी कम हो जाएगी, डिमांड 30,000 से कम होगी, यानी $20,000 से प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड 30,000 से कम होगी। तो ये कौन सा एक्सपोजर कहलाता है, ये ऑपरेटिंग एक्सपोजर है या इसको इकोनॉमिक एक्सपोजर कहते हैं। ये क्या है, इधर मैं लिख देता हूँ कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर, इसको क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर या इकोनॉमिक एक्सपोजर। इधर नीचे लिख देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपोजर, या इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्सपोजर भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यूएस का इंपोर्टर फिर क्या करेगा, फिर यूएस का इंपोर्टर जो है वो ऐसे मुल्क से इंपोर्ट करना चाहेगा जिसकी करेंसी के अंदर स्टेबिलिटी हो या जहाँ से उसे फ़ायदा मिल सके। इस तरह पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को फिर लॉन्ग रन में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को लॉन्ग रन में लॉस हो सकता है, क्योंकि यूएस इंपोर्टर कहेगा कि पाकिस्तानी रुपए जो है वो स्टेबल नहीं है। लिहाजा मेरे लिए बेहतर है कि मैं क्या करूं कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर से माल ना मंगवाऊं बल्कि मैं चाइनीज़ एक्सपोर्टर से माल मंगवा लूँ जिनकी करेंसी में स्टेबिलिटी है, तो मुझे बजाय लॉस होने के फ़ायदा हो सके। लिहाजा ये इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है या ऑपरेटिंग एक्सपोजर क्या होता है। इकोनॉमिक एक्सपोजर या ऑपरेटिंग एक्सपोजर जो है जब इंपोर्टर ज़्यादा कीमत पे माल अपने मुल्क में मंगवाता है तो प्राइसेस जंप कर जाती हैं, क्योंकि इंपोर्टर ये पैसे किस से निकालेगा, अपने कस्टमर से निकालेगा। तो प्राइस जब बढ़ जाती है और दूसरी जानिब जो है वो जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड पे बुरा असर पड़ता है, लोग चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देते हैं तो डिमांड भी गिर जाती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिर जाती है। तो उस वजह से जो है वो एक इम्पोर्टर लॉस सफ़र करता है, लिहाजा वो फिर नई मार्केट तलाश करता है। लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए इम्पोर्ट ये जो इस किस्म के लॉस से बचने के लिए जो इकोनॉमिक लॉस है या ऑपरेटिंग लॉस है, इससे बचने के लिए फिर बेहतर यही है कि वो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को सामने रखेगा कि ऐसी करेंसीज़ या ऐसे मुल्कों के साथ वो नॉर्मली ट्रेड करेंगे जहाँ पर करेंसी के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब वॉलेटिलिटी ना हो या इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। लिहाजा अभी की जो डिस्कशन थी उसका मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दोबारा देना चाहता हूँ कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रेट ऑफ एक्सचेंज में जो चेंज आती है
तो उसकी वजह से होता है। यानी अगर रेट अप्रिशिएट कर जाए या डेप्रिशिएट कर जाए रेट ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो सकता है, या ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब है ट्रांजैक्शन लॉस हो सकता है। और इकनॉमिक एक्सपोजर किस वजह से होता है कि जब इम्पोर्टर एक चीज़ को महंगी प्राइस दे के अपने मुल्क में लाता है तो उसकी प्राइस जब बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ने से ज़ाहिर बात है क्या असर पड़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, लोग फिर नहीं ख़रीद सकेंगे, उनका परचेजिंग पावर इतना नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या असर पड़ेगा कि डिमांड कम हो जाएगी और इम्पोर्टर को लॉस होगा। इम्पोर्टर ने तो ख़र्चा कर लिया उधर, उसको तो लॉस होगा उधर। लिहाजा लॉन्ग टर्म में वो इम्पोर्टर क्या करेगा कि जिस एक्सपोर्टर यानी इस केस में पाकिस्तान से माल मंगवाता था, फिर आइंदा कोशिश करेगा इधर से ना मंगवाए, किसी और मुल्क से जहाँ पर उसे अच्छे रेट पे या जिनका एक्सचेंज रेट स्टेबल है वहाँ से माल मंगवाए और उस लॉस से बच सके। लिहाजा ये चीज़ जो है सिर्फ इम्पोर्टर के लिए इकनॉमिक लॉस, इकनॉमिक एक्सपोजर या ऑपरेटिंग एक्सपोजर सिर्फ जो है वो इम्पोर्टर के लिए हेडेक नहीं है या दर्द-ए-सर नहीं है सिर्फ, बल्कि एक्सपोर्टर के लिए भी है, यानी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के लिए भी है कि अगर ऐसा एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी आती है तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर भी इससे अफेक्ट होगा, क्योंकि उसकी जो मार्केट है वो ख़राब हो सकती है। तो आज के लिए जो डिस्कशन थी वो किसके बारे में थी इस लेक्चर में, वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और इकनॉमिक एक्सपोजर के बारे में थी। इस पे अगर आपके कुछ कमेंट्स हों या अगर आपको समझ ना आई हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियोस को चेक करें। जहां पर कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा इसको रिपीट भी कर दूंगा। इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में मैं आपको ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में बताऊंगा या ट्रांसलेशन रिस्क या अकाउंटिंग रिस्क के बारे में बताऊंगा थ्रू एग्जांपल, कि जब एक पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी जो है, मतलब एक पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट को जब अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करती है या ट्रांसलेट करती है तो उससे क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर असर पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहते हैं। तो वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस विद द एग्जांपल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।